लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप लोग इसे सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? हमारा आंसर है, ऑप्शन है गुजरात कि महाराष्ट्र कि हरियाणा कि केरल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो गुजरात है। गुजरात जो है देश का सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला मतलब पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य जो है, गुजरात का उद्देश्य है मेड इन गुजरात। जिस तरह से इंडिया मेड इन मोदी जी लाए थे मेड इन इंडिया, ये कब लाए थे? ये 2014 में लाए थे। 2000 शुरू पूछा जा सकता है कि मेड इन इंडिया कब आया था, तो 2014 में आया था। इसी तरह से इनका भी उद्देश्य है मेड इन गुजरात मतलब जो सौर ऊर्जा से संबंधित जो बने वो मेड इन गुजरात का होना चाहिए, वो कहीं और का नहीं होना चाहिए। और इसे उद्योग धंधों में जो वहाँ के उद्योग हैं उनमें सम्मिलित किया जाए। और इनका जो लक्ष्य है वो 2022 तक पूरा करना। इनका लक्ष्य जो है वो 2022 तक पूरा करना। और इसकी क्षमता जो इन्होंने रखा है वो 30,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट है। इनकी क्षमता जो है इस 30,000 मेगावाट है। और इंडिया यानी भारत के द्वारा भी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो रखा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक 175 गीगावाट 175 में 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है और इसमें 50 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी है। और फिर 2030 तक रखा गया है इंडिया द्वारा 450 गीगावाट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानकारी लें। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के द्वारा जनवरी के फर्स्ट ही वीक में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो है 1831 में हुआ था। ये महिलाओं के शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करती थी। महिलाओं के शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करती थी। और इनका मतलब ये शिक्षा पे मतलब महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान थी। हर केरल को देख लेते हैं। केरल ने बर्ड फ्लू फैल गया था जो एक पक्षी की बीमारी है। तो इसके लिए उसने सबसे पहले राज्य आपदा घोषित किया। केरल में राज्य आपदा घोषित किया गया था। पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य था जो बर्ड फ्लू के कारण राज्य आपदा घोषित किया। तो इसका आंसर जो होगा वो केरल होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात को मंजूरी, अर्थात तो अब भारत से निर्यात भी करेगी और इससे कुछ पैसा भी अर्न करेगी। यह मिसाइल सक्षम है हवा से हवा की, सतह से सतह की, सतह से हवा की, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो सरफेस टू एयर है। मतलब आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर है। और इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर है। मारक क्षमता इसकी 25 किलोमीटर है। यह जो है जो इसका निर्माण जब किया गया था, जो देश के मिसाइल मैन थे, हमारे देश के मिसाइल मैन कौन थे? देश के जो मिसाइल मैन थे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। और
ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हीं के नेतृत्व में इस मिसाइल का निर्माण किया गया था, आकाश मिसाइल, और इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन। अगर मिसाइल ओमेन पूछा जाए, मिसाइल ओमेन वो है टेसी थॉमस, ये इंडिया की मिसाइल ओमेन है। चलिए, इनके नेतृत्व में 5 प्रकार के मिसाइल विकसित किए गए थे, जिसे हम शॉर्टकट में पटना के नाम से जानते हैं, पटना। ए पी से हो गया पृथ्वी, पी से पृथ्वी। ए से अस्त्र हो गया, टी से त्रिशूल हो गया, टी से क्या हो गया, टी से त्रिशूल हो गया, और ए से जो है आकाश मिसाइल हो गया, ए से आकाश मिसाइल हो गया। ये सब जी 5 मिसाइलें हमारे किस तरह से हैं? 5 मिसाइलें हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। और मतलब वो इसके बारे में बस यही इतना है कि सतह से सतह है, सतह से नहीं, ये सतह से हवा, सॉरी, ये सतह से सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 1 जनवरी को, 3 जनवरी को, कि 4 जनवरी को, कि 5 जनवरी को? लाइट हाउस प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2021 को। इसकी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा इसे जो है, मोदी जी के द्वारा इसे 1 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट है क्या? लाइट है, लाइट से लग रहा है कोई मतलब प्रकाश की चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ये जो है आवाज़ से संबंधित है, ये आवाज़ से संबंधित है। इसका उद्देश्य है यही है कि टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग हो, इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब इस आवासों का विकसित कर, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो 2022 तक। तो इसका जो है, ये जो है 6 राज्यों में इसका जो मतलब बनाया गया है, इस 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में कहाँ? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 6 राज्यों के 6 राज्य हैं, और वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट लिया गया है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया। अगर मध्य प्रदेश का देख लें तो यहाँ का इंदौर हो गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। उसके बाद झारखंड के रांची में, उसके बाद त्रिपुरा में देख लें, त्रिपुरा के अगरतला में। उसके बाद गुजरात है, गुजरात के राजकोट में। और एक और है तमिलनाडु है, यहाँ के चेन्नई में। इन 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट मतलब आवास का निर्माण किया जाएगा, और इसमें 1000 आवास शामिल हैं। इस तरह से एक जगह जो है 1000 आवास का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ वो GSTC मतलब हो गया ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत इन सब घरों आवास का निर्माण किया जाएगा।
तो चलिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी। उसके बाद हम 3 जनवरी को तो अभी डिस्कस ही किया, सावित्रीबाई फुले का जन्म। 4 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल भाषा का विकास की थी, ब्रेल भाषा का विकास किया था। लुई ब्रेल ये फ्रांस के थे, लुई ब्रेल जो है ये फ्रांस के थे। और उसके बाद क्या है, ये जो पहली बार इनकी जयंती मनाए जाने की, लुई ब्रेल दिवस जो मनाए जाने की घोषणा की गई थी वो 2019 में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को परिवर्तित किया। मतलब उसने अपने राष्ट्रगान की जो दूसरी पंक्ति थी उसमें फॉर वी आर यंग एंड फ्री, उसका उद्देश्य परिवर्तन करने का इनका उद्देश्य यही है कि वहाँ के लोगों में संगठन, एकता, संगठन और सद्भावना का विकास हो। तो उन्होंने क्या परिवर्तित किया? फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर मनली एंड फ्री, फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो उन्होंने अपनी दूसरी पंक्ति में जो ये फॉर वी आर यंग यानी 4th वर्ड है यंग, उन्होंने यहाँ 1 कर दिया है, सिर्फ क्या किया 1। तो इसलिए इनकी दूसरी पंक्ति में जो चेंज हुआ फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है, उन्होंने परिवर्तित करके क्या कर दिया, इसलिए फॉर वी, इसलिए इसका जो आप सही आंसर है, राइट आंसर इसका क्या है, फॉर वी आर वन एंड फ्री है। अगर भारत के राष्ट्रगान के बारे में हम देखें, भारत के राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान इसके रचयिता तो जानते ही हम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनके गीतांजलि साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और अगर कभी पूछ लिया जाता है कि कब गाया गया था, तो राष्ट्रगान 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित बिशन नारायण ने की थी इसकी अध्यक्षता। पंडित बिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी 1911 में। उसी में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और अगर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाए थे, तो राष्ट्रीय गीत, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। इसे पहली बार 1896 गाया गया था। और उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला सयानी। हमें याद करने में, अगर पूछ रहे कहाँ, इसका भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वाला अधिवेशन हुआ था 1896, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। ये भी इसलिए हमें इन दोनों के एक साथ याद करने में आसानी होगी कब गाया गया था। और इसे जो तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। रेशमा मरियम राय, आर्य राजेंद्रन, सोमा मंडल, रीता तेयाटिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है रेशमा मरियम राय। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष जो है वो रेशमा मरियम चुनी गई हैं जनवरी में। और इनका ये है कहाँ की? ये केरल की हैं। कहाँ की हैं? ये केरल के हैं। और केरल में बर्ड फ्लू आपदा भी घोषित किया गया है। राज्य का पहला, और केरल में ही सबसे युवा पंचायत मेयर, अगर पूछा जाए देश की सबसे युवा मेयर कौन है, युवा मेयर कौन है, तो वो आर्य राजेंद्रन है। ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन है, आर्य राजेंद्रन है। और ई पंचायत पुरस्कार, हमारे देश के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो ई पंचायत पुरस्कार अगर 2020 को तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया, हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। अगर हाल ही में जो है 2021 का दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को मिला है।
किसको मिला है? ई 2021, ये पूछा जा सकता है कि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला गया है? तो वो हमारा मतलब राज्य कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। चलिए हम इन लोग के बारे में देख लेते हैं। सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। फर्स्ट महिला चेयरमैन है, फर्स्ट महिला चेयरमैन है। और एक किसके स्थान पे आई हैं? अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर आई हैं, अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर आए। अगर सेल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये इस्पात कंपनी है, ये इस्पात यहाँ मतलब यहाँ स्टील का उत्पादन होता है। अगर हम रीता टियाटिया का देख लें, रीता टियाटी ये फसाई की अध्यक्ष हैं, फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है ये जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। और फसाई की स्थापना जो है 2008 में एक्ट बना था और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, 2011 में चलिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसे मैं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत किस देश के स्थान पर 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में शामिल हुआ? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया है। भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में इंडोनेशिया के स्थान पर शामिल हुआ है। और इसका जो कार्यकाल होगा भारत का, इंडिया का जो कार्यकाल होगा, इसका कार्यकाल इंडिया का कार्यकाल जो होगा वो 2021 टू 22। इससे पहले भारत जो है 2011 टू 12 में यूएनएससी का सदस्य, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 5 जो है वो अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 कैसे सदस्य हैं? 5 जो है अस्थाई सदस्य हैं और 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं। 10 अस्थाई सदस्य और इसी 10 में भारत को शामिल किया गया है। 5 अस्थाई जो है कौन कौन से हैं? जिनके पास वीटो की शक्ति होती है, वीटो पावर की जो शक्ति होती है इन्हीं लोगों के पास होती है। इन्हीं अगर कोई इनमें इनका ये नियम है, अगर कोई एक भी देश वीटो पावर के पक्ष में नहीं है तो वीटो का उपयोग नहीं हो सकता है। इसीलिए जब पाकिस्तान कुछ ऐसे कार्य करता तो चीन उसके पक्ष में जो है वीटो पावर में वोटिंग नहीं करता, जिसके कारण कुछ कार्यवाही नहीं हो पाती और वो कार्यवाही रुक जाती है। चलिए देख लेते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन है। वो एक तो चीन हो गया जो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, चीन हो गया। उसके बाद कौन है? चीन के बाद फ्रांस है, फ्रांस हो गया। उसके बाद रूस हो गया, अमेरिका और ब्रिटेन है। ये 5 कंट्री हैं जो जिनके पास वीटो पावर की शक्ति होती है। चलिए हम इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई होती है, ये सब पूछे जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होता ही है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ बना? तो पूर्वोत्तर भारत का एक खेलो इंडिया के तहत जो है इसकी घोषणा हुई है। इसकी घोषणा जो है खेलो इंडिया के तहत इसकी घोषणा हुई है। खेलो इंडिया के तहत इसकी घोषणा की गई है। और खेलो इंडिया के तहत वर्तमान में कुल 8 स्कूल बनाने की घोषणा की गई है। और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला स्कूल है और जो कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। और ये जो है इसका जो नाम है असम, इस स्कूल का नाम असम नाम से इसके लगता है कि असम में, बट ये असम में नहीं है, ये मेघालय में। इसका नाम है असम राइफल
असम राइफल पब्लिक स्कूल, इसका नाम जो है वो असम राइफल पब्लिक स्कूल है। चलिए हम देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम, इसकी घोषणा जो है 2018 में हुई थी। उस समय जो खेल मंत्री थे हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, और 2018 में पहला खेलो इंडिया स्कूल जो आयोजन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो है वो हुआ था 2019 कहाँ हुआ था, ये पुणे में हुआ था, जो महाराष्ट्र में। और थर्ड हम देख लेते हैं, थर्ड जो है वो गुवाहाटी में हुआ था असम में। और फोर्थ इसका जो होने वाला है वो पंचाकुल हरियाणा में होने वाला है। और ये 2021 का, ये कभी कभी सुमिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है कि पहला कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था, थर्ड फोर्थ, ये यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चारों ऑप्शन मतलब चारों बस ये इधर उधर करके दे देंगे, कहेंगे आप मिलाइए इसे। तो 2021 का हम ध्यान रखेंगे, 2021 का। यहाँ अभी और एक खेल और शुरू हुआ है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम। इसका पहला जो आयोजन हुआ है वो भुवनेश्वर में हुआ था, पहला जो है भुवनेश्वर में हुआ, और सेकंड जो होने वाला है वो कर्नाटक में होगा। सेकंड जो होगा वो कर्नाटक में। अगर हम खेलों को उद्योग का दर्जा कौन दिए, तो खेलों का सबसे पहले उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो मिजोरम है। और जो खेलो विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो मतलब खेल को उद्योग का दर्जा मिजोरम ने दिया है। और खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई है सबसे पहले, खेल